मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबों के सामने स्ट्रेट लाइन के बचे हुए हिस्से को लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस क्लास में मैं आप सबों के बीच में उसके टाइप को सिखाया था। उसके 5 रूप थे। चाहे रूप जो भी था, एट द लास्ट वे सभी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन ग्रुप में आते थे। बहुत से विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि सर थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, मन नहीं लगता। आपका वीडियो तो देखने लायक है, 11th का हो या 12th का, कि प्लीज बाबा इसको रेगुलर करके देखें। तो हमने कहना बेटा घबराने की बात नहीं है, मैं इसको हमेशा करता रहूंगा। तो आज जो सेकेंड लेक्चर होगा बेटा स्ट्रेट लाइन का, उसमें मैं एंगल को बताऊंगा, उसके बाद में उसके लक्षण को बताऊंगा कि आखिर रेखा का लक्षण क्या होगा। मैं फिर दोहरा दूं कि रेखा का मतलब हीरोइन नहीं, स्ट्रेट लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप आज का पहला चीज देखेंगे ध्यान से। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। जहां पर बेटा m1 और m2 ये दोनों स्लोप्स होंगे दो लाइंस के। फॉर परपेंडिकुलर ये लंब का चिन्ह है। थीटा बराबर 90। इसका मतलब जैसे इसमें पुटअप करेंगे बेटा, ये हो जाएगा tan 90, इसको हम इन्फिनिटी कहेंगे। और इन्फिनिटी होता है बेटा 1/0। और इधर तो आपका पहले से क्या है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये खत्म हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0। इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1। ये आपका कंडीशन हुआ परपेंडिकुलर के लिए। लोग इसको रटा देंगे बिल्कुल। मैं तुम बताऊंगा कि कैसे बिना स्लोप को निकाले हुए आप लक्षण को तय करोगे। उसके बाद फॉर पैरेलल थीटा बराबर 0। और जैसे ही इसको मैं यहां पुटअप करूंगा, आपका tan 0 बराबर 0। और उधर तो पहले से आपका m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m2 है। क्रॉस कीजिए तो m1 माइनस m2 बराबर 0। इसका मतलब कि m1 बराबर m2। एक कंडीशन आपका हुआ पैरेलल के लिए। तो ये क्या है, एंगल से मैंने कंडीशन निकाल दिया परपेंडिकुलर का, निकाल दिया बेटा पैरेलल का। लेकिन ये रटी रटाई बातें हैं, सब लोग इसको सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस अगर दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्टिव में कैसे तुम विद इन सेकेंड फैसला करोगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल, पर्टिकुलर और इंक्लाइंड। 3 तरह के केस होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक करके ध्यान से देखिएगा। 3 तरह के कंडीशंस होंगे। या तो दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी, या दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होगी बेटा, या ऐसे कटेंगे। चौथा कोई कंडीशन नहीं हो सकता आपस में। तो कब कौन होगा, इसको टीचर स्लोप निकाल के बताते हैं कि स्लोप निकालो। अगर दोनों का स्लोप बराबर हो जाए तो आप इसको बोलोगे। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 हो जाए तो इसको बोलोगे। अगर कोई नहीं है तो उसको बोलोगे। लेकिन ये सब रटी रटाई बातें हैं, मेरे टेक्निक को ध्यान से सुन लीजिए। पहला मैं इसके लिए डील करने जा रहा हूं, दो लाइंस आपस में बेटा समानांतर तभी होंगे जब एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम हो। मैं कोफिशिएंट की चर्चा कर चुका हूं। जब एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम हो, जैसे लाइक दिस, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा लिखा
एंड 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। यहां कुछ भी होगा 10, 50 प्लस माइनस नो प्रॉब्लम। ये एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये दोनों किस में जाएंगे बेटा? पैरेलल में जाएंगे। और देखिए मैं कहूं कि 4x माइनस 9y माइनस 7 बराबर 0 एंड 4x माइनस 9y प्लस 10 बराबर 0। इससे कोई बहस नहीं है। ये 10 है, 7 है, प्लस 7 से नो प्रॉब्लम। ये दोनों कोफिशिएंट सेम चाहिए। x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट माइनस 9 है। यहां पर 3 और 4 था। ये कुछ भी हो सकता है, नोन या अननोन। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो बेटा कि ax प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0 और दूसरा ax प्लस बी वाई अब प्लस के बराबर 0। यहां सी है और यहां के है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का कोफिशिएंट a है, यहां भी a है, b है, यहां भी b है। ये सब के सब एग्जांपल्स है बेटा। किसके एग्जांपल्स हैं? पैरेलल के एग्जांपल्स हुए। मैं समझता हूं कि बेटा जैसे इक्वेशन दे दूंगा आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि रेखाएं इस केस में हैं जिसको तुम पैरेलल कह रहे हो। फिर से दोहरा लीजिए इस चीज को, एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम चाहिए। अब मैं अगली चर्चा करूंगा इसका, ध्यान से सुनिएगा। चर्चा चलेगी परपेंडिकुलर के लिए। मैं पैरेलल में क्या सिखाया था कि एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम चाहिए। अब ध्यान से सुनिए परपेंडिकुलर के लिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब एक्स का वाई में हो जाएगा, वाई का एक्स में हो जाएगा। और एक और काम करना पड़ता है बेटा, दोनों में से किसी एक का साइन चिन्ह बदलना होता है। फिर से सुनिए, सबसे पहला काम एक्स वाई के कोफिशिएंट को बदलना होता है और दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का साइन बदलेंगे। वे कंडीशंस होंगे परपेंडिकुलर के। जैसे सपोज करो बेटा कि 3x प्लस 4y अब प्लस 1 बराबर 0। x का 3 है और y का 4 है, तो सबसे पहले मैं इसके कोफिशिएंट को आपस में बदल दूंगा और किसी एक का साइन बदल दूंगा। और दूसरा को देखिए ध्यान से, मैं कहूं कि 4x प्लस 3y माइनस 7, इससे कोई मतलब नहीं। प्लस हो, माइनस हो, 1 हो, 7 हो, 7 करोड़ हो, नो प्रॉब्लम। मैंने कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके किसका साइन बदल दिया? x का। मैं y का भी बदल सकता हूं, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का। जैसे इसी एग्जाम्पल को लिया जाए, 3x प्लस 4y अब प्लस 1 बराबर 0 और मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिख देता हूं 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। यहां मैंने कोफिशिएंट को चेंज करके x का साइन बदला था, यहां किसका बदल दे बेटा? y का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर एग्जाम्पल को दिया जाए और आपसे पूछा कि बताओ इसमें पैरेलल है या नहीं, ये है कि नहीं, आप बता सकते हो। अगर कोई इक्वेशंस दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करे, मत तो हो जाएगा इंक्लाइन में। जैसे लास्ट में इंक्लाइंड केसेज, जैसे मैं कहूं कि 3x प्लस 4y अब प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा एग्जाम्पल 3x प्लस 9y अब प्लस 7 बराबर 0। ए न कंडीशन पैरेलल को फॉलो करता है और ना ही परपेंडिकुलर, तो मतलब कि ये दोनों कहां जाएंगे बेटा? इंक्लाइन के केस में जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दो रेखाएं पैरेलल कब होगी, परपेंडिकुलर कब होगी, या इंक्लाइंड मतलब कि तिरछा कब कटेगी। मैं तीनों को एक बार दोहरा दूं एक बार फिर से। पैरेलल के केस में एक्स वाई का कोफिशिएंट में परिवर्तन नहीं होंगे, परपेंडिकुलर में एक्स वाई का कोफिशिएंट बदल दिया जाएगा और साथ ही दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का, चाहे एक्स का चाहे वाई का, साइन को चेंज कर देंगे। अगर दोनों में से किसी को फॉलो नहीं किया वो मतलब हो जाएगा इंक्लाइंड केस में जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, दो रेखाएं आपस में अगर पैरेलल है कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लांबिक दूरी, उसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हो, बिकॉज जो होगी परपेंडिकुलर वो सबसे छोटी होगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मान लो कि एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा बेटा पी क्यू है। इसका समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई आप प्लस सी बराबर 0, और इसका है ए एक्स प्लस बी वाई आप प्लस के बराबर 0। ये पहले से फाइनल है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं बेटा तो इसी एम को आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, और इसमें एम का जो वैल्यू है वो ए है। मॉड ऑफ सी माइनस के बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी है क्या, एक्स वाई के कोफिशिएंट है। ए तो कुछ भी हो सकते हैं, सी और के कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए, इधर देख लो। मान लो कि बेटा ए बी रेखा है, उसका समीकरण है 3x प्लस 4y आप प्लस 4 बराबर 0। दूसरी रेखा पी क्यू है, इसका समीकरण है 3x प्लस 4y आप प्लस 1 बराबर 0। इस डिस्टेंस को निकालना है आपको। मैं इसीलिए इसको नहीं खत्म किया कि आप इसको कंपैरिजन करोगे। ए और बी का स्थान 3 और 4 लिया, सी के स्थान पर तुम्हारा 4 गया और के स्थान पर तुम्हारा 1 है। अगर मैं कहूँ कि बेटा एम एन को निकालो, एकदम चुटकी में निकल जाएगा। यहां क्या है बेटा, सी घटा हुए, यहां क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर आ प्लस 4 का स्क्वायर। एक घटेगा 3 हो जाएगा, 9 16 25 का 5 हो जाएगा, मतलब कि फाइनल वैल्यू कितना हुआ 3/5। अब मैं बताना चाहूंगा बेटा, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई को कैसे निकालोगे। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि ए बी रेखा है, इसका इक्वेशन है इन जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पी कोई पॉइंट है, इसका वैल्यू है x1 y1, लंब डाल दिया पीएम। तो यहां जो पीएम का वैल्यू है वो ए हो जाता है ए x1 बी y1 प्लस सी और बटा में ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। ए और ये दोनों अननोन है। ए जब एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो ये कुछ भी स्थान लेगा, ये कुछ, जैसे इधर देख लीजिए, दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे पी कोई पॉइंट है 3 और 4 सपोज कीजिए, और ए बी एक रेखा है, ऐसे खींच दिया मैंने। ए बी रेखा है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अब प्लस 1 बाय। मैं कहूं कि बेटा पीएम को निकालो। आप यहां से देखिए, बिल्कुल आईना की तरफ ध्यान देगा। जैसे 3 और 4 स्थान लगे x1 और y1 का, ए के स्थान पर तुम्हारा 2 है, बी के स्थान पर तुम्हारा 3 है और सी के स्थान पर तुम्हारा 1 है। इसमें इसको पुटअप करके देख लो तो आपका बिल्कुल आसान है मामला। यहां क्या है ए x1, तो यहां क्या हो जाएगा 2x1 का वैल्यू है 3, प्लस क्या है बी y1, तो 3 y1 का वैल्यू आपका है 4 आप प्लस 1, और बटा में क्या है बेटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मतलब बोलिए 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 12 6 18 1 19 हो जाएगा, ऊपर 19 और नीचे क्या हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा। तो 19 बटा √13 आपका पीएम हुआ। अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन में चेंज कर दूं, इस पॉइंट को मैंने क्या किया बेटा ओरिजिन में चेंज कर दूं, मतलब 0 0 कर दूं, तो क्या होगा सो देखिएगा।
इफ द पॉइंट इज 0 0, देन पॉइंट पी अगर 0 0 हो जाए, इक्वेशन तो आपका वही रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई आप प्लस सी बराबर 0, इसको लम डाल दिया तो आपका बिल्कुल मामला साफ है कि ए 0 तो आपका हो जाएगा a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस सी और बटा में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहां से आप तक के मामले समाप्त हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ सी और बटा में हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एग्जाम्पल क्लियर कर देगा, लेकिन पॉइंट पी आपका 0 0 है, आप इसको ओ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ए बी एक रेखा है, जैसे ए कर दिया 2x प्लस 3y आप प्लस 4 बराबर 0, और पीएम को निकालना है तो आप पीएम को देख लीजिए, यहां से देखिए, मुझे मत देखिए, यहां देखिए, सी के स्थान पर आपका क्या है बेटा 4 और बटा में ए का स्क्वायर आप प्लस बी का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 बटा 13। ए आपका हुआ पीएम। ए वैल्यू कब हुआ बेटा? जब आपका गिवन पॉइंट ओरिजिन के रूप में था। तो ओरिजिन हो या कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आप सबों ने स्ट्रेट लाइन के बचे हुए हिस्से को देखा, पहले क्लास में मैं उसके सारे फॉर्म को बताया था और इसके बाद में आज इसके लक्षण को बताया कि आप बिना स्लोप को निकाले हुए एक कैसे बता दोगे हंसते खेलते हैं। रेखाएं समानांतर हैं या लंब है या दोनों में से कोई नहीं। तो मैं चुटकी में काम करने के लिए सिखाया था, बिल्कुल चुटकी में काम सिखाया था कि अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाए, कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक, तो पैरेलल का केस बनेगा। अगर आपस में बदल दो बेटा कोफिशिएंट को और किसी एक का चिन्ह बदल तो वो लंब का हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो आप सीधा समझोगे बच्चे कि ये मामला इंक्लाइंड केस में है। ये सब के सब जो भी मैं आपको बता रहा हूं इसकी आवश्यकता 12 में भी पड़ेगी। इसलिए जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था दुर्भाग्य ही कहा जाए, बिकॉज उसी समय लगभग होली के आसपास में था कि इसको खत्म करके हम लोग 12 में चले जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी, क्या कि नहीं अभी नहीं करोगे। जो स्थिति अभी बनी हुई है, आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे तो ये कोरोना जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है जरूर, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो रसिया से खबर आई कि उसका बिल्कुल सही परीक्षण हो चुका वैक्सीनेशन के क्षेत्र में। भगवान करें भारत भी कर ले, अमेरिका भी कर ले, सब लोग कर ले, और कहीं भी अगर पूरे संसार में अगर कहीं एक जगह 100% सफल हो जाता है तो कोई भी देश किसी को मदद करने में पीछे नहीं रहेगा, ये मुझको पूर्ण विश्वास है। और इसी उम्मीद पर तो मैं जिंदा हूं, आप लोग भी जिंदा हैं कि भगवान करे जल्द से जल्द ये सब खत्म हो जाए और हम लोग कम से कम अगस्त में अपने बच्चों के सामने बिल्कुल रूबरू हो जाऊं। मन तो मेरा भी नहीं लगता, आप लोग तो मुझे देख लेते हो लेकिन मैं तो तुम लोग को नहीं देख रहा हूं। खराब तो मुझे लगता है लेकिन मेरा बस तो इसमें चलता नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हे भगवान इस चीज को आप जल्दी खत्म करो कि मैं अपने बच्चों बाल बच्चों से बिल्कुल सामने सामने देख सकूं और अपने बच्चे को और बेहतर से बेहतर से पढ़ा सकूं। इसके बाद जो कुछ होगा इसका बचा हुआ हिस्सा मैं अगले क्लास में मैं बेटा डील करूंगा। तब तक के लिए फिर विदा चाहता हूं। ठीक है बेटा।